तरीके से फ्लोरा की बात की थी और डिफरेंट तरह के जो वेजिटेशन थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अब वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी कि अब हम फौना के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में तो हमने फ्लोरा को डिस्कस कर लिया, अब हम फौना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने फ्लोरा को देखा कि वहां पर बहुत सारे स्पीसीज इंडिया में मौजूद हैं, बहुत तरह के प्लांट्स मौजूद है, बहुत तरह के आपको ग्रासेस मौजूद है और भी चीजें मौजूद हैं आपके फ्लोरा में। उसी तरीके से अगर इंडिया के फौना की बात करें तो ये भी काफी रिच है और यहाँ पर बहुत तरह के आपको स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया में अगर हम बात करें तो करीब 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं, करीब 2,000 बर्ड स्पीसीज हैं और ये जो पॉपुलेशन है ये पूरे वर्ल्ड के स्पीसीज का 13% है। तो यहाँ पर 13% को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि देखिए यहाँ पर 13% पॉपुलेशन की नहीं बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है स्पीसीज की संख्या की, यानी प्रजातियों की संख्या की। पूरी दुनिया में अगर 100 प्रजातियां हैं तो उसमें से 13 प्रजाति सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि टोटल प्रजातियों में से 13% प्रजाति इंडिया में है, ये चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। 46 स्पीसीज जो है फिशेस के वो इंडिया में पाए जाते हैं और ये पूरे वर्ल्ड के स्पीसीज में से 12% स्टॉक यहाँ पर है इंडिया में। और जो आपके एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं, इनका जो शेयर है पूरे वर्ल्ड के जो प्रजातियों की संख्या में से वो है 5 से 8% के बीच में। तो देखिए आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ मैमल्स के बारे में, कुछ एनिमल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एलिफेंट की बात की गई है। तो देखिए एलिफेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही मेजेस्टिक एनिमल है मैमल्स के बीच में। और एनिमल्स पाए जाते हैं आपके आसाम में, कर्नाटक में या फिर केरल में। और इसके अलावा जो वन हॉर्न राइनोसोरस है वो आपको पाया जाता है असम में और वेस्ट बंगाल में, जहां पर आपको स्वैम्पी और मार्शी लैंड आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे इलाकों की, जैसे कि जो आपका एरिड एरियाज है रन ऑफ कच्छ के या फिर थार डेजर्ट के, वहां पर आपको वाइल्ड एस देखने को मिलता है, कैमल देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपके जो इंडियन बाइसन है, नील गाय है या फिर चौसिंघा है, गेजल है और भी दूसरी जो आपकी प्रजातियां हैं डियर्स की, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको दूसरे जो मंकीज के प्रजाति भी है, यानी बंदरों की प्रजाति, वो भी आपको देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया है कि देखिए इंडिया जो है वो दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर आपको टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं और इसके साथ वहां पर यहाँ पर आपको लायंस भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए इंडियन लायन की अगर हम बात करें तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है गिर फॉरेस्ट गुजरात में। वहीं आपको जो टाइगर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के जंगलों में या फिर वेस्ट बंगाल के सुंदरबन के जंगलों में या फिर हिमालयन रीजन में। और देखिए एक और एनिमल है जो कि है लियोपार्ड, जो कि कैट फैमिली से ही बिलोंग करता है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडिया में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए जो हिमालयन रीजन है या फिर जो हिमालयाज में जो एनिमल पाए जाते हैं, वहां पर जो एनिमल्स मौजूद हैं या फिर जो प्रजातियां मौजूद हैं वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को भी सहने की शक्ति रखते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कहा गया कि जो लद्दाख का जो फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पर बहुत ही ठंड होती है, वहां पर आपको याक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टिबेटियन एंटीलोप भी देखने को मिल जाता है, ब्लू शीप आपको देखने को मिल जाता है, वाइल्ड शीप या फिर कियांग, जिसे कि तिबेटियन वाइल्ड एस भी हम कह सकते हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को भी सह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आइबेक्स, बियर, स्नो लियोपार्ड और रेड पांडा की प्रजातियां भी कुछ छोटे छोटे इलाकों में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हम समझ सकते हैं कि जो इंडिया है वो काफी एक तरीके से वेरिड कंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में कई तरह के क्लाइमेट हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हिमालय रीजन में जाएं तो वहां पर हमको काफी ठंडी देखने को मिलती है। वहीं अगर आप चले जाएं आप पेनिनसुलर रीजन में तो वहां गर्मी के दिनों में काफी गर्मी होती है। वहीं अगर चले जाते हैं असम रीजन में तो वहां का जो क्लाइमेट है वो काफी अलग है। तो इस तरीके से काफी वाइड रेंज क्लाइमेट होने की वजह से जो आपकी प्रजातियां हैं उनका भी रेंज जो है वो काफी वाइड है। और इसीलिए हमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एनिमल्स की या फिर जो प्लांट्स हैं उनकी प्रजाति देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रिवर्स हैं या फिर लेक्स हैं या फिर जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर हमें टर्टल्स देखने को मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं या फिर घड़ियाल्स देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए जो घड़ियाल है वो आपके क्रोकोडाइल का एक प्रजाति है जो कि सिर्फ आपको इंडिया में मिलता है, इंडिया के बाहर वो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद बर्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो बर्ड लाइफ में भी आपको काफी रेंज आपको देखने को मिलता है, बहुत ही वाइड आपको प्रजातियों की संख्या आपको देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ कहा गया पीकॉक, फिजेंट्स, डक्स,
पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको इंडिया के फॉरेस्ट में या फिर इंडिया में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने देखा कि कौन कौन से आपके वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स या फिर वाइल्ड लाइफ की स्थिति क्या है इंडिया में। लेकिन यहाँ पर अब हम आते हैं कि आखिर इन सभी चीजों को हम यूज किस तरीके से करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो भगवान ने या फिर एक तरीके से नेचर ने हमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है कि हम इसमें से जो भी चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से रिसोर्सेज अपने लिए जुटा सकते हैं या फिर यूज में ले सकते हैं। जैसे अगर हमें प्लांट्स चाहिए तो हमारे पास बहुत वाइड वैरायटी है कि उसमें से हम क्या खाना चाहते हैं, क्या नहीं खाना चाहते हैं, क्या हम पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास बहुत ही वाइड वैरायटी है एनिमल्स की। तो हम उसमें से किस एनिमल को यूज करना चाहते हैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर किस एनिमल्स को हम यूज करना चाहते हैं मीट के लिए, या फिर किस एनिमल को यूज करना चाहते हैं लेबर वर्क के लिए। तो ये हम अपनी जरूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया कि हम जो है हमने अपने क्रॉप्स को काफी बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट में से चूज किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है या फिर यूज किया है। और इसके अलावा एनिमल जो है उसको भी हमने बहुत ही लार्ज स्टॉक में से चूज किया है। जैसे कि गायों को हम यूज करते हैं दूध के लिए, या फिर आपको जो आपके बकरे हैं या फिर चिकन है उनको यूज करते हैं मीट के लिए। तो इस तरीके से हमने अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सी चीज हमारे लिए सही होगी उस चीज को हमने चूज किया है। तो देखिए इस चीज से ये होता है कि ये इन सभी रिसोर्सेज को यूज करने से हमारे पास काफी अच्छा एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हमें मिलती है, या फिर मीट का सोर्स काफी अच्छा होता है, या फिर दूध हमें अच्छा मिलता है। उसके बाद अगर हम फिश को भी देखें तो फिश को भी उसमें से बहुत सारी फिश की प्रजातियां हैं जो कि हम खाना पसंद करते हैं। और फिश जो है वो काफी अच्छा सोर्स है न्यूट्रिटिव फूड का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो हमने बात कर ली अपने रिसोर्सेज की, कौन कौन से रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हमको नहीं पसंद है या फिर यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इंसेक्ट जो है उसकी तो हमें जरूरत नहीं है, तो फिर उसे हमें क्यों बचाना चाहिए या फिर उसे हमें बढ़ावा क्यों देना चाहिए। तो देखिए इंसेक्ट जो है वो क्रॉप्स के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और पॉलिनेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है फूल पत्तों या फिर पौधों के ग्रो होने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक फैलने के लिए। और ये एक तरीके से नेचर में बैलेंस बनाने में हेल्प करता है जो इंसेक्ट्स है उनके द्वारा किया जाने वाला पॉलिनेशन प्रोसेस। तो अगर हम एक तरीके से इंसेक्ट्स को खत्म करने लगे या फिर कोई भी ऐसे प्रजाति को खत्म करने लगे जिसकी हमें रियलिटी में जरूरत नहीं है, जिससे हम डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्टली हार्मफुल होगा। क्योंकि देखिए जो इकोसिस्टम है उसमें जितने भी आपके प्रजातियां आ जाती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो आपका कोई इंसेक्ट हो, चाहे वो मैमल हो या कुछ भी हो, उसका किसी ना किसी तरीके से आपके इकोसिस्टम में रोल है, इंपॉर्टेंस है। तो इस वजह से जो कंजर्वेशन है एनिमल्स का या फिर आपके किसी भी प्रजाति का, चाहे वो लायन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एनिमल हो, उसका कंजर्वेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा फौना इसीलिए हमें बचाना है क्योंकि हमारे लिए इनडायरेक्टली वो किसी ना किसी हेल्प में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज को, किसी चीज एनिमल को या फिर किसी प्रजाति को हम डायरेक्टली उससे बेनिफिट नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे यूज नहीं करते हैं या फिर वो हमें इनडायरेक्टली बेनिफिट नहीं पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली यही कहा गया कि जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है कि एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो प्लांट्स या फिर एनिमल रिसोर्सेज हैं उसको एक तरीके से खतरा हो चुका है ह्यूमन बीइंग द्वारा, और इसके साथ ही जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब एक तरीके से किया गया है एक्सेसिव यूज की वजह से। और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 1300 प्लांट्स स्पीसीज हैं जिनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, और करीब 20 स्पीसीज ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट यानी कि वो विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो अब आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इंडेंजर्ड का मतलब हुआ कि वो आपको एक तरीके से खतरे की स्थिति में है कि अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर उनका देखभाल नहीं किया गया तो वो जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। और इसके साथ ही कुछ एनिमल स्पीसीज जो हैं वो भी इंडेंजर्ड हैं और कुछ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो देखिए ये जो मेन कॉज है ये पूरे मेजर थ्रेट का नेचर का, तो ये मेनली आपको आता है हंटिंग की वजह से। यहाँ पर एनिमल्स की बात की जा रही है कि देखिए एनिमल्स को जो हंट किया जाता है
ग्रीडी हंटर्स द्वारा कॉमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे आपको हाथी को मार दिया जाता है उसके दांतों के लिए, या फिर आपको जो राइनोसोरस होता है उसको मार दिया जाता है उसके सींग के लिए। तो इस तरीके के जो चीजें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर हम बात करें तो इन चीजों की वजह से जो आपका इकोसिस्टम है उसमें एक तरीके का इम्बैलेंस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद इसको मैं सिंपली शॉर्ट में अब खत्म करूंगा। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो फ्लोरा है और फौना है उसको बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं ताकि फ्लोरा और फौना को सरकार एक तरीके से बचा सके, और इनमें से 4 जो कि आपका है सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, और इसके साथ ही जो नीलगिरी जो आपके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है, इनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो इसी के आगे 3 पॉइंट्स और बताए गए हैं इसी का। तो यहाँ पर कहा गया कि जो सरकार है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स को, ताकि एक तरीके से हेल्प कर सके जो आपके प्लांट्स हैं या फिर जो प्रजाति हैं उनको बचाने में। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसके अलावा बहुत सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसके साथ ही 89 नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जियोलॉजिकल गार्डन्स को भी सेटअप किया गया है ताकि नेचुरल हेरिटेज को बचाया जा सके। तो यहाँ पर सिंपली अंत में लिखा गया है सिंपल कि देखिए हम सभी को ये चीज रियलाइज करना होगा कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको बचाना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे अपने सर्वाइवल के लिए। तो हम अगर उन सभी चीजों की बात छोड़ दें कि जो इकोसिस्टम है उसको बचाना बहुत जरूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस तरीके की बात छोड़ दें, अगर हम अपने लाभ की केवल बात करें कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उस लिए भी ये चीजें बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस होगा, यानी कि कोई प्रजातियां विलुप्त होंगी, या फिर आपको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाएंगी, तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारे सर्वाइवल को भी खतरा पहुंचाता है, हमारे सर्वाइवल के लिए भी सही नहीं है। तो इस वजह से हमें स्पेसीज को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, सभी को बचाना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट